हेलो एवरीवन, होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। आज का लेक्चर बेसिकली क्या रहने वाला है, नंबर थ्योरी पार्ट 2 रहने वाला है। नंबर थ्योरी पार्ट 2 मतलब क्या है, नंबर थ्योरी में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस थे आईएसआई सीएमआई के प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, दैट्स वाई इसका एक सेकंड लेक्चर भी हम लेके आए हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हमें नंबर थ्योरी के और प्रॉब्लम्स थोड़े से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना, आईएसआई और सीएमआई के, और सीखेंगे कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्योंकि देखो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको या तो आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है या फिर ट्रू फॉल्स में आंसर देना है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जिनमें आपको सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस भी देने हैं, ठीक है। तो अभी चर्चा क्या है कि सब्जेक्टिव सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए, है ना। ट्राई करेंगे थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करने का ना। तो इस लेक्चर में थोड़े से मुझे जहाँ तक पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े से कम हैं। तो भाई बात करते हैं, ठीक है ना, इस पे। तो नंबर थ्योरी में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, मैं जो थ्योरी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। थ्योरी टॉपिक्स कवर करने के बाद में, है ना, थ्योरी टॉपिक्स कवर करो, उसके बाद में आप नंबर थ्योरी का पार्ट 1 लेक्चर करो, ठीक है ना, पार्ट 1, एंड देन इसके बाद में ये वाला ना, दिस वन, ठीक है ना, ये करना है, ठीक है साहब, ये वाला लेक्चर, ठीक है। चलिए साहब खेला शुरू करते हैं, खेला शुरू करते हैं, और इस खेला में क्या खास बात रहने वाली है इस पे विचार करते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहला ये सवाल है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे क्या कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट देयर आर एग्जैक्टली टू नंबर्स ए, शो दैट देयर आर एग्जैक्टली टू नंबर्स ए इन दिस सेट। ये कौन सा सेट है जिसमें नंबर्स हैं 2 3 4 5 7 6 7 8 से लेकर के सीधा 9999 तक के नंबर्स हैं, ठीक है ना। फॉर विच ए स्क्वायर माइनस ए इज डिविजिबल बाय 10,000, ए स्क्वायर माइनस ए इज डिविजिबल बाय 10,000। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले इस सेट में कितने नंबर्स हैं, एग्जैक्टली 2 नंबर्स हैं, ये हमें शो करना है। फिर ये शो कर देने के बाद में हमें ये दोनों नंबर्स फाइंड भी करने हैं, ये दोनों नंबर्स हमें पता भी करने हैं। ये सीएमआई 2015 में क्वेश्चन देखने को मिला था। चलिए साहब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहली चीज, अगर एग्जैक्टली 2 नंबर्स इस सेट में हैं जिसके लिए ए स्क्वायर माइनस ए इज डिविजिबल बाय 10,000, ठीक है ना, तो पहली चीज शुरुआत यहीं से करते हैं कि इफ 10,000 डिवाइड्स, अगर मान लीजिए 10,000 डिवाइड करता है ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है ना, शुरुआत ही यहीं से करते हैं कि अगर 10,000 डिवाइड करता है ए स्क्वायर माइनस ए को, तो भाई ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा भाई कि 10,000 जो है उसके 2 फैक्टर होते हैं साहब, या फिर ऐसा सोच लो कि 10,000 जो है वो डिवाइड करेगा साहब किसको, ए स्क्वायर माइनस ए के फैक्टराइजेशन को। अगर दोनों में से ए कॉमन ले लें तो एक फैक्टर a -1 बच जाएगा, ठीक है। अब एक बालक बोलेगा कि 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मैंने कहा क्या होता है, तो उसने बोला 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 होता है, यानी 2 पावर 4 मतलब 16 हो जाता है, और 5 की पावर 4 मतलब 625 हो जाता है ना, ठीक है सर। तो सर मैं क्या कर सकता हूं, मैं 10,000 को ब्रेक करके 2 पार्ट्स में लिखता हूं। मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 10,000 डिवाइड करता है a इंटू ए माइनस 1 को, तो ये इंप्लाई करेगा कि 16 डिवाइड करता है a और a माइनस 1 के प्रोडक्ट को, एंड 625 भी डिवाइड करता है a और a माइनस 1 के प्रोडक्ट को, बिकॉज जीसीडी ऑफ 16 और 625 कितना है 1। 625 और 16 दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या है, आगे का क्या सीन है, तो देखो यार आगे का सीन ये है कि अगर 16 डिवाइड करता है a और a माइनस 1 को, a और a माइनस 1 के प्रोडक्ट को, तो भाई 16 या तो a को डिवाइड करेगा या a माइनस 1 को डिवाइड करेगा। उसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक क्लियर कर देता हूं साहब, है ना, ध्यान से समझो, है ना। खास बात क्या है यहाँ पे, हेयर जो a और a माइनस 1 है ना, जो a और a माइनस 1 है, इन दोनों का अगर आप जीसीडी निकालोगे ना भाई, तो इन दोनों का जीसीडी 1 होता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो समझने वाली बात इतनी सी है कि इट इंप्लाइज दैट ईदर या तो 16 डिवाइड करता है a को, या फिर 16 डिवाइड करता है किसको साहब, a माइनस 1 को। ऐसा भी हो सकता है कि सर 16 जो है उसमें से 8 डिवाइड कर रहा हो a को और 2 डिवाइड कर रहा हो a माइनस 1 को। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, उसका कारण बता देता हूं कि अगर a इवन है
तो a-1 को ऑड होना मांगता है, और अगर a ऑड है तो a-1 को इवन होना मांगता है ना। तो जो 16 है वो या तो a को डिवाइड करेगा या a-1 को डिवाइड करेगा। तो सिंपल भाषा में या तो 16 डिवाइड करता है a को या फिर 16 डिवाइड करता है a-1 को, ठीक है। दूसरी बात, एंड 625 या तो डिवाइड करता है a को या फिर 625 डिवाइड करता है साहब किसको, a-1 को। तो यहां से भाई साहब 4 केसेस बन सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी ये वाले केस की 2 पॉसिबिलिटी, ये वाले केस की भी 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 इंटू 2 टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, है ना। तो चारों पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे अपन ना, चारों पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं साहब, ठीक है ना। केस 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। केस 1 में मैंने क्या बोला, केस 1 में मैंने बोला कि इफ 16 डिवाइड करे a को एंड 625 डिवाइड करे किसको, a को, यानी इसका भी पहली कंडीशन और इसकी भी पहली कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरे केस में इसका पहला उसका दूसरा, फिर तीसरे केस में इसका दूसरा इसका पहला, और चौथे केस में इसका दूसरा उसका भी दूसरा, ठीक है। 4 केस बनेंगे, ठीक है। तो क्या किया, दोनों का पहला पहला पार्ट ले लिया। अगर 16 डिवाइड करता है a को और 625 भी डिवाइड करता है a को, तो ये इंप्लाई करेगा कि a इज अ मल्टीपल, a इज अ मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल होगा भाई, a मल्टीपल होगा 16 इंटू 625 का। क्यों, क्योंकि 16 और 625 का जीसीडी 1 है। तो ऐसा नंबर जिसमें 16 का भी भाग जा रहा है और 625 का भी भाग जा रहा है, ठीक है ना, और 16 और 625 एक दूसरे के लिए क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसा नंबर क्या होगा, वो बेसिकली 16 इंटू 625 का एक मल्टीपल होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक नंबर है जिसमें 2 का भी डिवाइड जाता है और 3 का भी डिवाइड जाता है, ऐसा नंबर सोचो जिसमें 2 का भी डिवाइड जाता है और 3 का भी डिवाइड जाता है। तो एक बच्चा बोल देगा कि सर ऐसा नंबर जिसमें 2 का भी डिवाइड जाता है और 3 का भी डिवाइड जाता है, वो नंबर 2 और 3 के एलसीएम का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। वैसे ही 16 और 625 का एलसीएम क्या होगा, 16 इंटू 625, तो उसका कोई भी मल्टीपल एक ही वैल्यू हो सकती है, हाँ। बट 16 इंटू 625 कितना होता है भाई, 10,000 होता है, ठीक है ना, उधर देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो एंड यहां पे क्या खास बात होगी, एंड अगर a मल्टीपल है 10,000 का इन शॉर्ट, तो ये जो सेट है ना, इस सेट में 10,000 या उसका मल्टीपल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो भाई इस केस का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्या बोलेंगे, एंड नो सच वैल्यू फाउंड, नो सच वैल्यू फाउंड इन सेट, कौन से सेट में, जिसमें 2 3 4 से लेकर के 9 9 9 9 तक के नंबर्स हैं, है ना, विच आर मल्टीपल ऑफ 10,000, राइट। सो नो सोल्यूशन फ्रॉम दिस केस, नो सोल्यूशन इन दिस केस, ठीक है साहब। इस केस में कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिला। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात ऑफ कोर्स क्लियर ही होगी, है ना। अगली बात करते हैं ना, अब कौन सा केस चलेंगे, कितना अजीब लग रहा है, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब अगले केस की बात कर लेते हैं, केस नंबर 2 की, है ना, केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में मैंने क्या सोचा, है ना, अभी इसका पहला और उसका भी पहला लिया। केस 2 में मैं इसका भी दूसरा और उसका भी दूसरा ले लेता हूं ना, कि इफ 16 डिवाइड करे a-1 को एंड 625 डिवाइड करे a-1 को, अगर 16 डिवाइड करे a-1 को सॉरी, और 625 भी डिवाइड करे a-1 को, तो भाई ये इंप्लाई करता है कि a-1 जो होगा इज अ मल्टीपल, ये क्या होगा, एक मल्टीपल होगा साहब, किसका मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल होगा साहब, a-1 जो होगा उसमें 16 का भी भाग जाता है, 625 का भी भाग जाता है। इसका मतलब a-1 जो है वो 16 और 625 का एक मल्टीपल है। 16 इंटू 625 का क्या हो गया, एक मल्टीपल, दोनों के एलसीएम का भी मल्टीपल होगा, जो कि 16 इंटू 625 मतलब 10,000 हो गया, है ना। एंड नो सच वैल्यू फाउंड इन गिवन सेट, मतलब 10,000 का कोई भी मल्टीपल सोचोगे आप और वो वैल्यू a-1 की है, तो 10,000 का कोई भी मल्टीपल इस सेट में आता नहीं है। और 10,000 का कोई भी मल्टीपल अगर मान लो a की कोई वैल्यू, a-1 की कोई वैल्यू है, तो -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू, है ना, a की वैल्यू इन शॉर्ट आ रही है, a इक्वल्स टू आ रहा है 10,000 का कोई मल्टीपल लेट से m और +1, है ना। तो ये टाइप की कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, चाहे आप m का वैल्यू 0 रख के देख लो, है ना, m का वैल्यू आप 0 रखो या कुछ भी रखो,
कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर ए की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 10,000 m, ठीक है ना। तो इस टाइप की कोई भी वैल्यू इस गिवन सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ये वाले सेट में ना। क्यों, क्योंकि आप m का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो 0 आएगा जो इस सेट में नहीं है, 1 रखोगे तो 10,000 आएगा, वो भी इस सेट में नहीं है, 2 रखोगे तो और बड़ा आएगा, वो तो इस सेट में बिल्कुल नहीं है ना। और सेम यहाँ पर अगर m की वैल्यू 0 1 2 रख के देखोगे तो भी वो इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो नो सोल्यूशन इन दिस केस, इस केस में भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अगले केस की, है ना। अगला केस नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, है ना। यहां से कर लेते हैं शुरू। केस थर्ड में मैं क्या बोलूंगा, मैंने पहला उठा लिया, मैंने दूसरा उठा लिया। अब मैं इसका दूसरा लूंगा और फिर इसका दूसरा और इसका पहला लूंगा। तो केस थर्ड में मैंने लिया कि इफ 16 डिवाइड करे ए को एंड 625 डिवाइड करे a माइनस 1 को, है ना। ये वाला केस में बात कर लेते हैं, ठीक है साहब। तो इस केस में क्या होगा, अगर 16 डिवाइड करता है a को तो इस कहानी को मैं ऐसा लिखता हूं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 16, ठीक है साहब। बहुत ही खुशी की बात है। और इस कहानी को कैसे लिखूंगा, इस कहानी को मैं लिखूंगा a माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 625। सर इतना गंदा क्यों लिखा आपने, क्योंकि मैं बता दूं आपको, -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं इसको लिखूंगा, ठीक है ना। डायरेक्टली मैं इसको लिखूंगा कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 625, ठीक है ना साहब, 1 mod 625 ऐसा लिखूंगा साहब, ठीक है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, ठीक है। तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 16, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 625, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पता है उड़ा दो, है ना। तो बाय CRT, है ना, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू वॉट इंटू 16 प्लस वॉट इंटू 625 मॉड्यूलो 16 इंटू 625 विच इज 10,000, ठीक है ना। तो पहले मॉड 16 लोगे, जब मॉड 16 लोगे चेक करने के लिए तो क्या होगा, 16 से 16 वाले मल्टीपल में डिवाइड करोगे 0 आएगा, और 16 से a में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 625 को किस से मल्टीप्लाई करें कि रिमाइंडर 0 ही रहे, तो भाई 0 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ वाला तो नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, अब मॉड कितना लेंगे 625, ठीक है ना, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाया है, ठीक है। अब 625 अगर मॉड्यूलो 625 लेंगे तो 625 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 0, ये तो मतलब रिमाइंडर 0 देगा। a में डिवाइड करेंगे तो a में रिमाइंडर 1 आना चाहिए, है ना, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। मैं चाहता हूं कि 16 में मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि जो बने उसमें 625 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए, है ना। तो अब क्या सोचेंगे अपन, है ना, अपन ऐसा सोचेंगे कि यार ये नंबर माइनस का 624 बन जाए, माइनस का क्या बन जाए 624। तो भाई माइनस का 624 अगर बन जाएगा, उसमें 625 ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली अपना क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का। अब माइनस का 624 कैसे बनेगा, जब 16 में किसका मल्टीप्लाई करें, 16 3 48, 16 9 144, 39 का मल्टीप्लाई करें ना, -39 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है साहब। तो ये हो गया भाई ये वाली चर्चा। तो यहाँ पर हमने इस पूरे ब्लैंक को भर लिया है ना, ठीक है साहब। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ से सोल्यूशन आ गया अपने पास में ना, तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस का 624, क्या आया, माइनस का 624, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 624 प्लस 0 इंटू 625 0 मॉड्यूलो 10,000, है ना, प्लस 0 मॉड 10,000, है ना। अब आपको ये तो पता ही है भाई, क्या करेंगे, इसको तो पॉजिटिव बनाएंगे तो 10,000 इसमें जोड़ देंगे, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो जाएगा, जैसे इसमें 10,000 जोड़ेंगे तो 10,000 और माइनस 624 क्या बचेगा, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पे 9, 9 3 7 6, ठीक है ना, मॉड्यूलो 1000। मतलब a का पहला सोल्यूशन आ गया अपने पास में, है ना। इट इम्प्लाइज दैट कि a जो होगा ना अपना, वो कौन से फॉर्मेट का होगा, 10,000 m प्लस में 9376 इस फॉर्मेट का होगा। तो व्हेन जब m इक्वल टू 0 रखोगे ना भाई, तब a की जो वैल्यू आएगी, 9376, दिस बिलोंग्स टू द सेट 2 3 से लेकर के 9999, है ना। तो है ना, वन सच वैल्यू ऑफ a इज 9376। पहली वैल्यू तो आ गई साहब, वो कह रहा था ना 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, पहली वैल्यू तो आ गई 9376, वो पहली वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है।
अब बात करेंगे साहब दूसरे केस पे ना, केस नंबर टू, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार केस नंबर 4 है ना, केस नंबर 4 है ना। केस नंबर 4 मतलब फर्स्ट केस नो सॉल्यूशन, सेकंड केस नो सॉल्यूशन, थर्ड केस में एक सॉल्यूशन 9376। अब फोर्थ केस है ना, फोर्थ केस में क्या लेना बाकी रह गया, यहां पे लिया था 16 डिवाइड से, अब लेंगे 16 डिवाइड्स a-1 और 625 डिवाइड से, है ना। क्या 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 16 डिवाइड्स a-1 है ना, 16 डिवाइड्स a-1 एंड 625 डिवाइड्स a, है ना। भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो अपना काम हो जाएगा। 16 डिवाइड्स a-1 मतलब a-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 16, 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 16 एंड a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 625। इसमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा देते हैं और खत्म करते हैं इसको भी, है ना। ठीक है साहब, चलो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाया ना बाय सीआरटी, क्या बोलता हूं मैं, बाय सीआरटी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सोल्यूशन लिखेंगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, ब्लैंक मल्टीप्लाई 16 प्लस ब्लैंक मल्टीप्लाई 625 मॉड्यूलो 10,000, है ना। पहले मॉड कितना ले लेते हैं, मॉड 16 लेते हैं ना, मॉड्यूलो 16 लेते हैं पहले, तो 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। a में अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 1, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर मेरे को 1 चाहिए, और 16 का कौन सा मल्टीपल रिमाइंडर 1 देता है, 16 इंटू 39, उसका प्रोडक्ट कितना होता है 625। तो ये 625 जो है ना, 600 एक्चुअली 16 इंटू 39 जो होता है ना वो 624 देता है ना। तो 625 में जिस दिन आप 16 का डिवाइड करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ऑलरेडी ये रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ओनली 1, ताकि रिमाइंडर 1 का 1 ही रहे, है ना। ठीक है, ये वाला ब्लैंक भर गया, अब ये वाला ब्लैंक भरते हैं। इसको भरने के लिए मॉड्यूलो कितना लेंगे 625, तो मॉड 625 लिया, ठीक है। तो 625 से 625 के मल्टीपल में डिवाइड किया तो यहां से रिमाइंडर 0 आएगा। a में डिवाइड करेंगे 625 से तो रिमाइंडर कितना चाहिए 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है ना। तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, है ना, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर 0। 625 में 16 से 625 का डिवाइड करना है 16 के किसी मल्टीपल में, रिमाइंडर मेरे को 0 चाहिए, बताओ कौन सा 16 का मल्टीपल लूं, तो एक बच्चे ने कहा सर 0 मल्टीपल यानी 16 के मल्टीप्लाई में 0 लगा दीजिए आप, तो ये 0 बन जाएगा, तो जैसे ही 625 का डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 ही आएगा। मैंने कहा ओके, अपनी ये लाइन कंप्लीट हो गई, तो डायरेक्टली सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 इंटू 0 0 प्लस 625 इंटू 1 625, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू 625 मॉड्यूलो 10,000, है ना। ठीक है, तो a का अपना सोल्यूशन आ गया, a कौन से फॉर्मेट का हो गया 10,000 m प्लस में 625, है ना। और अगर हमें इस सेट में से वैल्यू चाहिए तो व्हेन m इक्वल्स टू 0 देन a इक्वल्स टू कितना होगा 625, जो कि बिलोंग करता है किसमें से, इस सेट में से 2 3 4 से लेकर के 9,999 में से। अगर आप m की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 10,625 हो जाएगा, जो इसमें से बिलोंग नहीं करता। तो जो ओनली पॉसिबल वैल्यू है a की वो या तो 9376 है या फिर 625 है। सो a इक्वल टू 625 and 9376 are the only two values of a which satisfies the above condition। ठीक है साहब, होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना है, ठीक है ना, कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना है, साथ ही साथ कितना लिखना है, साथ ही साथ कैसे सॉल्व करना था। इसकी बेस्ट अप्रोच यही है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि इसको वैसे भी सॉल्व करें, है ना, जनरल मेथड से भी सॉल्व कर लें, तो जनरल मेथड से आप थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पता है तो आप इस कैटेगरी का कितना भी, है ना, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो आप उसको बहुत आराम से कामली डील कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहली चीज तो क्वेश्चन है CMI 2015 से, है ना, ठीक है, CMI 2015 से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार, फॉर एन आर्बिट्ररी इंटीजर n, कोई भी एक आर्बिट्ररी इंटीजर n है जिसके लिए gn जो है वो GCD ऑफ 2n प्लस 9 एंड 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 2। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, वैसे नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। gn जो है वो GCD है किसका, 2n प्लस 9 और
6n² प्लस में 11n माइनस में 2 है ना। तो जब हम जीसीडी की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, है ना। अगर आपको पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। आगे कह रहा है कि gn जो है इन दोनों का जीसीडी है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एज द वैल्यू ऑफ gn। क्या लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑब्टेन की जा सकती है जीएन की। जीएन जीसीडी है दोनों का, तो जीसीडी की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ये हमें बताना है ना। ठीक है, विचार कर लेते हैं साहब, है ना। इफ जीएन कैन बी आर्बिट्रेरीली लार्ज स्टेट सो एक्सप्लिसिटली एंड प्रूव इट। अगर जीएन बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है तो आपको ये बताना है कि ये कैसे हो सकता है, और अगर कोई एक इसकी लिमिट है कि हाँ यहां तक ही होगा तो उसको बताना है प्रूफ करके ना। चलो तो सॉल्व करते हैं साहब इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, तो जीसीडी की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात है ना कि अगर दो नंबर्स ए और बी का जीसीडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दो नंबर्स ए और बी के जीसीडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी एक नंबर का के टाइम्स किसी दूसरे नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो ए और बी था, ए का के टाइम्स किया और उसको बी में या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो के बिलोंग्स टू अगर इंटीजर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जीसीडी के ऊपर। जैसे मान लो आपको ये पता था कि 4 और 18 इन दोनों का जीसीडी कितना आता है, दोनों का जीसीडी 2 है ना, ठीक है। अब अगर मैं मान लो 4 को तो 4 ही रखूं और 4 का 10 गुना इस 18 में ऐड कर दूं तो 18 प्लस 40 कर दूं, है ना। 18 प्लस 4 इंटू 10 कर दूं तो क्या हो जाएगा, जीसीडी 4, 18 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अभी आप सोचो क्या है इनका जीसीडी, इनका जीसीडी अभी भी 2 ही है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में आप दो नंबर्स का जीसीडी निकाल रहे हो तो जो जीसीडी है उस जीसीडी में चेंज नहीं आएगा अगर आप किसी एक नंबर का इंटीजर टाइम्स किसी दूसरे नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है जो ध्यान रखनी है। दूसरी एक बहुत ही कॉमन बात है, कॉमन सेंस, है ना। कॉमन सेंस, है ना, ठीक है ना। कॉमन सेंस क्या कहता है, जैसे मान ले बेटा अगर मैं कह रहा हूं कि एक नंबर है 15, है ना, और एक नंबर है 18, दोनों में से एक नंबर कैसा है, ऑड, और दूसरा नंबर कैसा है, इवन, ठीक है ना। दो नंबर्स हैं, दोनों में से एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है। तो क्या आपको इतनी मैथमेटिकल मैच्योरिटी है कि आप ये सोच पाओ कि 18 और 15 ये जो दो नंबर्स हैं इनका जीसीडी जो आएगा वो कभी इवन नहीं होगा? क्या आप में इतनी मैथमेटिकल मैच्योरिटी है? मतलब क्या आपको ये बात समझ में आती है? इतना साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे वो नंबर इवन तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से एक नंबर ऑड है ना। अगर इतनी मैथमेटिकल मैच्योरिटी हमारे पास होती है तो हम ये बोलते हैं कि जब भी दो नंबर्स का हम जीसीडी निकाल रहे होते हैं और दोनों में से कोई एक नंबर ऑड होता है तो इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तो मैं दूसरे वाले नंबर में 2 का या 4 का या 8 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं एज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। ये मैथमेटिकल मैच्योरिटीज आपको इस क्वेश्चन में चाहिए थी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। gn इक्वल टू ये जो लिखा हुआ था, क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं मुझे इन दोनों का जीसीडी निकालना है तो जीसीडी पे फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता ही है। तो मैंने क्या किया ना छोटे छोटे मतलब स्टेप्स में कि 2n+9 को एज इट इज रखा, मुझे 6n² हटाना है। तो एक बालक ने कहा कि सर इस क्वांटिटी का कोई भी इंटीजर टाइम्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और आपने बोला कि n जो है वो क्या है, एक इंटीजर ही है ना। तो मैंने क्या किया ना सर 6n² प्लस में 11n माइनस में 2 जो था ना उसमें से मैंने सर माइनस कर दिया। मैंने कहा क्या माइनस किया, बोले 2n+9 जो था ना सर आपका उसका 3n टाइम्स मैंने इसमें से माइनस कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, प्रॉपर्टी है ना। तो माइनस किया तो क्या होगा, चलो चर्चा करते हैं क्या होगा। तो जीसीडी एज इट इज, ठीक है ना, 2n+9, ठीक है ना, कॉमा
ये 2n और 3n मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 6n स्क्वायर प्लस में 11n माइनस में 2 है, 2n इंटू 3n 6n स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 6n स्क्वायर, और माइनस 9 को 3 से किया तो माइनस का 27n हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ पे बच जाएगा GCD ऑफ 2n प्लस 9 कॉमा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11n माइनस 27n, कितना हो जाएगा माइनस का 16n, और माइनस का 2 बच जाएगा। मैंने कहा ओके। अब खास बात क्या है, n की किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए, n की किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए 2n हमेशा इवन इंटीजर होता है। 2n हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, हाँ इवन इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो इवन इंटीजर बन जाता है। अब उस इवन इंटीजर में किसी ने 9 जोड़ दिया, तो उस इवन इंटीजर में जैसे ही ऑड नंबर जोड़ा तो ये नंबर कैसा हो गया, ऑड हो गया। अभी मुझे दिख रहा है कि ये चीज जो है ना 2n प्लस 9, ये जो चीज है ना ये 2n प्लस 9, दिस इज ऑड इंटीजर, ठीक है ना। तो अगर मैं इस क्वांटिटी में मुझे जरूरत पड़े तो मैं कितनी भी बार 2 का मल्टीप्लाई या डिवाइड, सॉरी 2 का या 4 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, वैसे अपने को इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन जनरल जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इस 16n को हटाना है। कैसे हटाएं, 2n प्लस 9 का कितना भी टाइम्स इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो मैंने 2n प्लस 9 को एज इट इज रखा कॉमा, मैं क्या किया 2n प्लस 9 का 8 टाइम्स इसमें ऐड कर दिया, माइनस का 16n माइनस 2 तो पहले से था, ठीक है ना साहब। फिर मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया 8 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 9, ठीक है। तो सर इससे क्या हो जाएगा, क्या ही कर लोगे ऐसा करके आप, तो भाई सुन ले, देख ले, 2n प्लस 9 तो एज इट इज रहेगा, माइनस का 16n माइनस का 2 प्लस 8 को 2n से किया तो प्लस का 16n, 8 को 9 से किया तो प्लस का 72, 16n से 16n चलता बना, 72 में से 2 गया तो 70 बचा। तो GCD जो था 2n प्लस 9 का और इधर वाली टर्म का वो बराबर है 2n प्लस 9 और बचा हुआ क्या है 72 माइनस 2 70, इन दोनों के GCD के बराबर है। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि चाहे आप इन दोनों नंबर्स का GCD निकालो, चाहे इन दोनों नंबर्स का GCD निकालो, क्या आएगा, रिजल्ट बराबर ही आएगा, ठीक है सर, बराबर आएगा। तो क्या करें हम, अब क्या करें, अब भाई काम करते हैं, सोचते हैं ना, अगर मुझे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, किसकी वैल्यू GN की, फॉर लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू ऑफ GN, अगर मुझे लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ GN चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा, है ना, इसके लिए क्या करना होगा, ये जो दोनों नंबर्स हैं, मान लो तुम्हारे पास 2 नंबर्स हैं, है ना, एक नंबर आपको पता है, 2 नंबर्स का GCD आप निकाल रहे हो, एक नंबर आपको पता है 10 है और दूसरा नंबर आपको पता नहीं है ना, एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर मान लो n है ना, इन दोनों का GCD आप निकाल रहे हो, तो बोलूंगा यार GCD की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, तो 2 नंबर्स के GCD की मैक्सिमम वैल्यू उन दोनों नंबर्स में जो छोटा वाला नंबर है ना उसके बराबर हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इन दोनों नंबर्स का GCD 10 से बड़ा कोई नंबर हो जाएगा तो वो 10 से बड़ा नंबर इस 10 को तो डिवाइड कर ही नहीं पाएगा ना, ठीक है ना। तो दोनों नंबर्स का जो GCD मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है वो ले सकता है 10, ठीक है। हाँ, वैसे ही यहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं 2n प्लस 9 और 70, इन दोनों में से जो GCD वैल्यू ले सकता है बड़ी से बड़ी वो क्या होगी, 70 हो सकती है। लेकिन 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 अभी बच्चा तुरंत बोलेगा सर 2n प्लस 9 तो क्या था, अपना ऑड नंबर था, है ना, तो सर ये इंप्लाई करता है कि GN मस्ट बी ऑड, GN मस्ट बी ऑड, GN मस्ट बी क्या होगा, ऑड तो होगा ही होगा, जो अपना GN है ना GCD वो ऑड नंबर होगा, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि एक ऑड और एक इवन नंबर है तो दोनों का GCD तो ऑड ही होगा, मैथमेटिकल मैच्योरिटी। अगली बात क्या है कि सर दोनों का जो GCD होगा वो दोनों का एक डिवाइजर होगा, है ना, और यहां से मैं ये तुरंत लिखूंगा कि GN जो होगा मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी और डिवाइजर ऑफ 70, डिवाइजर ऑफ 70 70 का डिवाइजर होगा, GN जो होगा वो 70 का डिवाइजर होगा, मस्ट बी, है ना। तो GN अगर 70 का एक डिवाइजर होगा, सोचो आप
gn ऑड नंबर है और gn 70 का डिवाइजर है और मुझे gn की लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए। बोलो क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, सोचो। 70 के सारे डिवाइजर्स की लिस्ट बना लो, सबसे बड़ा ऑड डिवाइजर कौन है ना। तो लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ gn दैट विल बी इक्वल्स टू लार्जेस्ट ऑड डिवाइजर ऑफ 70 है ना। और एक बच्चा तुरंत बोल देगा सर 70 का सबसे बड़ा ऑड डिवाइजर 35 होता है, तो gn की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 35 हो जाएगी। मैंने कहा ओके। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि gn कैन नॉट बी आर्बिट्रेरीली लार्ज, है ना, विच इंप्लाइज दैट gn कैन नॉट बी आर्बिट्रेरीली लार्ज, है ना, ठीक है। gn जो है वो आर्बिट्रेरीली लार्ज नहीं होगा, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात gn विल बी इक्वल टू 35 व्हेन gn 35 के बराबर होगा। कब बराबर हो सकता है gn 35 के बराबर कब हो सकता है ना। gn इक्वल टू 35 व्हेन जो अपना 2n प्लस 9 जो है ना, 2n प्लस 9 व्हेन 2n प्लस 9 is a multiple of is a odd multiple of 35, है ना, ठीक है ना। gn का वैल्यू 35 आएगा जब 2n प्लस 9 एक ऑड मल्टीपल होगा किसका, 35 का। ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। अगर मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए, है ना, अगर मैं यहां से बोलता हूं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, स्मॉलेस्ट सच n विल बी, कब निकलेगा स्मॉलेस्ट सच n, कब निकलेगा जब 2n प्लस 9 जो है ना, होना तो 35 का ऑड मल्टीपल चाहिए, तो 35 इंटू 1 ही हो जाए अगर, तो 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 26, 2 का डिवाइड, तो n का वैल्यू 13 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है साहब। स्मॉलेस्ट सच n की वैल्यू जो होगी वो तो 13 हो जाएगी और लार्जेस्ट वैल्यू जो अपने को पूछ रहा था क्वेश्चन क्या होगी, वो 35 हो जाएगी। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ जरा इस पे बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी CMI 2014 का सवाल है। क्या कह रहा है, लेट x बी अ रियल नंबर सच दैट x की पावर 2014 माइनस x की पावर 2004 एंड x की पावर 2009 माइनस x की पावर 2004 आर बोथ इंटीजर्स, शो दैट x इज एन इंटीजर। x को एक रियल नंबर है जिसके लिए ये माइनस ये और ये माइनस ये दोनों चीजें इंटीजर हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि x भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। हिंट ये कह रहा है इट मे बी यूजफुल टू फर्स्ट प्रूव दैट x इज रैशनल, है ना। पहला काम ये करो कि रैशनल प्रूफ कर दो x को। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या किया मैंने, बोला ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, ये जो पहला नंबर है ना, x की पावर 2014 माइनस x की पावर 2004, ठीक है ना, एंड x की पावर 2009 माइनस x की पावर 2004, है ना। इन दोनों को लेट कर लेते हैं, लेट दिस एंड दिस बी, मान लेते हैं कि ये वाला जो नंबर है ना, ये a प्लस बी है एंड दूसरा वाला नंबर जो है वो b है, ठीक है ना। इस नंबर को a प्लस बी बोल दिया और उसको b बोल दिया। ऐसा क्यों किया सर, मैंने कहा भाई अगर a प्लस बी का वैल्यू 2014 x की पावर 2014 माइनस x की पावर 2004 लेंगे और b की वैल्यू x की पावर 2009 माइनस x की पावर 2004 लेंगे, तो उसका क्या फायदा है बताता हूँ। प्लस का भी उधर जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 2014 माइनस x की पावर 2004, प्लस का भी उधर गया, माइनस का भी, तो माइनस b की वैल्यू रख देंगे, माइनस x की पावर 2009 और माइनस माइनस प्लस का x की पावर 2004, तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी x की पावर 2014 माइनस x की पावर 2009 और b की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है x की पावर 2009 माइनस x की पावर 2004, ये हमारे पास ऑलरेडी है ना। अब सोचने वाली बात है ऐसा क्यों किया, इन दोनों में पावर्स का गैप आ गया 5 का, इन दोनों में पावर्स का गैप कितने का आ गया 5 का, और एज a प्लस बी एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a प्लस बी और b आर इंटीजर्स, एज a प्लस बी एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है ना। तो दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, इंटीजर्स, है ना।
देन इट इंप्लाइज दैट a इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है ना, यानी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि a और b इंटीजर्स हैं। a और b क्या है? इंटीजर्स हैं। अब क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं तो मैंने क्या किया ना, a को लिखा थोड़ा तमीज से ना, a को लिखा इन दोनों में से x की पावर 2009 कॉमन ले लिया तो x की पावर 5 - 1 बच गया, और b को लिखा x की पावर 2004 कॉमन ले लिया तो x की पावर 5 - 1 बच गया। फिर मैंने कहा यार अगर a भी एक इंटीजर है b भी एक इंटीजर है तो a अपॉन b जो होगा वो x की पावर 2009 ब्रैकेट में x की पावर 5 - 1 और x की पावर 2004 अपॉन में x और मल्टीप्लाई में x की पावर 5 - 1, ये चीज जो आएगी ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और एक बच्चे ने कहा सर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर 2009 में x की पावर 2004 का डिवाइड करोगे तो x की पावर 5 बचेगा और ये चीज क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर हो जाएगी। मैंने कहा ओके। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये रैशनल कैसे हुआ? सर ये रैशनल कैसे हुआ? भाई सुन, बहुत ही ध्यान से सुन। दो इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है ना, ये दोनों क्या है? एक इंटीजर है। एक बच्चे का बहुत ही जेन्युइन सवाल हो सकता है कि सर ये दोनों रैशनल कैसे, मतलब x की पावर 5 रैशनल आया कैसे ना? तो देख भाई बहुत ध्यान से सुन, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर मान ले x का वैल्यू 0 हुआ तो मैं a अपॉन बी नहीं निकाल पाऊंगा, a अपॉन बी नहीं निकाल पाऊंगा ना। क्यों नहीं निकाल पाऊंगा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। इफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, अगर x का वैल्यू 0 हो या x इक्वल टू 1 हो तो a और b दोनों ही 0 हो जाएंगे। दैट्स वाई हम a अपॉन b नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन भाई ये समझ, जिस दिन x का वैल्यू 0 या 1 हुआ उस दिन जो हमें प्रूव करना था वो बात तो वैसे ही ट्रू हो गई। उसने कहा था शो करना है x एक इंटीजर है, तो अगर x 0 या 1 हुआ तब तो ऑलरेडी इंटीजर हो गया ना। तो इफ x इक्वल टू 0 और 1 देन वी डू नॉट नीड टू प्रूव x is an integer, ठीक है ना। एंड when x is not equal to 0 1 then x पावर 5 क्या हो जाएगा अपना? रैशनल हो जाएगा। x पावर 5 इज रैशनल हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया ना, ये एक नोट लगा देंगे यहाँ पे ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई, x पावर 5 क्या हो गया? रैशनल हो गया। अब a जो था अपना वो था x की पावर 2009 ब्रैकेट में x की पावर 5 - 1 है ना। अब आपको पता है भाई x पावर 5 रैशनल है ना, ठीक है ना। x की पावर 5 क्या है? रैशनल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई? हम ये लिख सकते हैं कि इफ x की पावर 5 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना साहब, तो डेफिनेटली देन इट इंप्लाइज कि x की पावर 5 में से जब 1 माइनस करोगे तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। ये भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देन इट इंप्लाइज दैट कि जो a की वैल्यू है ना, x की पावर 2009 ब्रैकेट में x की पावर 5 - 1, इसमें ये वाली चीज तो अपनी क्या है? रैशनल है। ये वाली चीज क्या है? रैशनल नंबर है। और ये पूरी चीज क्या है? ये पूरी चीज है इंटीजर, ठीक है ना। तो भाई ये क्या इंप्लाई करता है बताओ? सोचो सोचो सोचो, अपने दिमाग में सोचो। x की पावर 5 - 1 तो रैशनल नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक इंटीजर है। उस इंटीजर में से एक रैशनल पार्ट हटा दिया। एक इंटीजर को दो रैशनल नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंटीजर को एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हम लिख पाए? नहीं लिख सकते, है ना। तो भाई इट इज फॉर श्योर कि इस इंटीजर के दो पार्ट होंगे, x पावर 2009 और x पावर 5 - 1। इसमें से ये वाला पार्ट रैशनल है तो ये वाले पार्ट को भी रैशनल होना पड़ेगा, विच इंप्लाइज दैट x की पावर 2009 इज ऑल्सो रैशनल। अब एक बच्चा कहेगा सर मैं नहीं मानता, है ना। ये बच्चा कहेगा मैं नहीं मानता, भाई मत माने, है ना। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि x की पावर 5 - 1 को उधर डिवाइड में फेंक दे। a के, है ना। a क्या था? a था इंटीजर, a था एक इंटीजर। उस इंटीजर के डिवाइड में एक रैशनल नंबर जाएगा तो क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। और वो किसकी वैल्यू जाएगी? x की पावर 2009 की। तो x पावर 2009 एक रैशनल नंबर हो गया, है ना। तो x पावर 2009 रैशनल नंबर है तो x की पावर 2009 को मैंने ऐसे लिखा x की पावर 5 और उसकी पावर 401,
तो 401 इंटू 5 हो जाएगा 2005 इंटू में x की पावर कितना बचा, या फिर एक काम करते हैं, x की पावर 2009 को लिखा ना आपने, है ना? हाँ 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 हाँ, तो एक काम करते हैं, x की पावर 2009 को ऐसे लिख देते हैं, x की पावर 5 और उसकी पावर 401, तो ये हो जाएगा 2005 इंटू एक्स की पावर 4, है ना, इज ऑल्सो रैशनल। ये पूरी क्वांटिटी रैशनल है, और आपने बोल दिया कि ये वाला पार्ट तो रैशनल है ही, तो इस वाले पार्ट को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल, विच इंप्लाइज दैट एक्स की पावर 4 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है ना? और अगर x की पावर 4 रैशनल है तो ये दो रैशनल नंबर्स में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, रैशनल। तो इट इंप्लाइज दैट x इज ऑल्सो रैशनल। कैसे कैसे? सिंपल भाषा में मैंने x की पावर 5 में x की पावर 4 का डिवाइड किया, तो जो रिजल्ट आया वो x आया, और वो रैशनल ही होगा। रैशनल में रैशनल का डिवाइड करते हो तो रैशनल ही आता है। तो भाई x अपना रैशनल आ गया। ठीक है, अब जैसे ही x रैशनल आया, अब मुझे प्रूफ करना है कि x सिर्फ इंटीजर ही होगा हमेशा ना। अब उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना? नाउ एज x इज अ रैशनल नंबर, अपन एक काम कर लेते हैं ना, अपन क्या कर लेते हैं भाई, काम कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेर p कॉमा q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। p q आर को प्राइम्स, p एंड q आर को प्राइम्स, है ना, दोनों की दोनों क्या है, को प्राइम्स है, ऐसा मान लेते हैं ना। ठीक है साहब? तो अब क्या करें साहब, जो अपना a का वैल्यू था x की पावर 2009 x की पावर 5 माइनस 1, तो उसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे p की पावर 2009 अपॉन में q की पावर 2009, ठीक है ना, और अंदर हो जाएगा p अपॉन q, तो p की पावर 5 अपॉन में q की पावर 5, एलसीएम ले लेंगे तो माइनस q की पावर 5, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो नीचे आ जाएगा q की पावर 2014, और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो p की पावर 2014 माइनस q की पावर 5 p की पावर 2009, ऐसा हो जाएगा, है ना। और आपको पता था, आपको डे 1 से पता था कि a क्या है ना, a क्या है, एक इंटीजर है। तो भाई ये चीज भी एक इंटीजर होगी और ये चीज भी एक इंटीजर होगी, विच इंप्लाइज दैट या तो डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 है, या डिनोमिनेटर पूरा पूरा न्यूमरेटर से कैंसिल हो जा रहा है। या तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 1 है, या फिर डिनोमिनेटर पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है ना। तो इट इंप्लाइज दैट ईदर q इक्वल्स टू 1 और q की पावर 2014, है ना, वो डिवाइड करता है किसको, p की पावर 2014 माइनस q की पावर 5 इंटू p की पावर 2009, है ना, विच इंप्लाइज दैट q भी कहीं ना कहीं डिवाइड करता है किसको, q की पावर 2014 अगर न्यूमरेटर को डिवाइड करे तो q भी डिवाइड करेगा, तो q डिवाइड करता है p की पावर 2014 माइनस q की पावर 5 इंटू p की पावर 2009 इसको, और q भाई इसको तो डिवाइड करता है क्योंकि ये q का मल्टीपल है, तो p किसको, अब भाई यहां से ये पता चल जाएगा अपने को कि q जो है वो p की पावर 2014 को डिवाइड करता है। ठीक है, बट वी हैव अज्यूम, हमने क्या अज्यूम किया था, भाई, हमने क्या अज्यूम किया था, ठीक है ना, हमने अज्यूम किया था कि x इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में है। x किसकी फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में है ना, और जिसमें p और q क्या है, को प्राइम्स है, यानी q का p में डिवाइड नहीं जाता, है ना, बट वी हैव अज्यूम्ड दैट p एंड q आर को प्राइम्स, है ना। ठीक है साहब, p और q क्या है, को प्राइम्स है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट q डिवाइड्स p की पावर 2014, विच इंप्लाइज कि q का वैल्यू 1 ही होगा, q का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, विच इंप्लाइज दैट x इज एन इंटीजर, x क्या होगा साहब, एक इंटीजर होगा। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी, बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे, बढ़ते हैं आगे। एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल है ना, क्या कहता है भाई, ISI CMI का क्वेश्चन है 2021 का, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि डिफाइन
a इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 11 और b इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1, where p is any prime number, let d divides gcd a comma b, let d divides gcd a comma b, then the set of possible values of d की पॉसिबल वैल्यूज का सेट क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए ना, तो भाई क्या करना है, सबसे पहला काम, एक काम करते हैं भाई, ध्यान से सुनो। a जो है वो पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 है, सॉरी पी प्लस 11 है, और b जो है वो पी स्क्वायर प्लस 1 है। क्वेश्चन कह रहा है कि p कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है और d जो है वो a और b का जीसीडी है, तो d की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है ना, जो d की ऐसी वैल्यू बतानी है जो a को भी डिवाइड करती है और b को भी डिवाइड करती है ना। तो कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, सबसे पहला काम, पहले तो d जो है वो a और b का जीसीडी है, तो जीसीडी पे काम कर लेते हैं ना। तो भाई d जो है ना वो जीसीडी है किसका, d जो है वो जीसीडी है किसका, पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 11 कॉमा पी स्क्वायर प्लस 1। तो जीसीडी को रिजॉल्व करना भी सिखाया आपको, उसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस 1 का p टाइम्स इसमें से माइनस कर देते हैं ना, क्यों, ताकि थोड़ा सा चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए ना। तो मैंने इसका p टाइम्स माइनस किया, p टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस किया, ठीक है साहब। तो क्या होगा, तो एक्चुअल में ये होगा कि पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 11, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा पी क्यूब और माइनस ये हो जाएगा p, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, पी क्यूब से पी क्यूब और p से p कट जाएगा। अब पी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स इसमें से और माइनस कर देंगे अपन ना भाई। कहने का मतलब ये है कि पी स्क्वायर प्लस 11 तो एज इट इज बचा हुआ है ही है, और पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा हुआ है ही है। आप क्या करिए, आप पी स्क्वायर प्लस 1 का 1 टाइम्स इधर से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। तो एक्चुअली इन दोनों का जीसीडी निकाल, या फिर 11 में से 1 गया 10 और पी स्क्वायर प्लस 1 का जीसीडी निकाल, दोनों क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे, है ना, ठीक है। और वो जीसीडी डी है ना, तो डी जो है बेसिकली वो 10 को भी डिवाइड करेगा और पी स्क्वायर प्लस 1 को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये क्या इंप्लाई करता है कि डी डिवाइड करेगा 10 को एंड डी डिवाइड करेगा पी स्क्वायर प्लस 1 को, है ना, ठीक है साहब। अब सोचते हैं, अगर डी 10 को डिवाइड करता है भाई, तो 10 के डिवाइजर्स तो लिमिटेड है, अपन ज्यादा मतलब गहराई में गए बिना ही सोच सकते हैं, है ना। डिवाइजर्स ऑफ 10 क्या क्या होते हैं, डिवाइजर्स ऑफ 10 क्या क्या होते हैं, 1 2 5 और 10। 10 के 4 डिवाइजर होते हैं, 1 2 5 और 10। अब हमें ऑप्शन में भी वही चीजें दे रखी है, 1 2 5 और 10, बस यही दिख रहा है ना। अब हमें देखना है हर एक ऑप्शन में 3 ही जने हैं, तो या तो 1 डिवाइजर नहीं है, या 2 नहीं है, या 5 नहीं है, या 10 नहीं है ना, ठीक है साहब। या तो 1 नहीं है, या 2 नहीं है, या 5 नहीं है, या 10 नहीं है ना। अच्छा, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या d इक्वल टू 1 हो सकता है या नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो भाई सुनो, अगर d इक्वल्स टू 1 होगा तो ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। d अगर 1 होगा तो a और b को कोप्राइम होना पड़ेगा, a और b को क्या होना पड़ेगा, कोप्राइम। अब अपन सोचते हैं कौन से प्राइम नंबर के लिए a और b कोप्राइम हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, इसको अपन ऐसे की करने के बजाय ऐसे सोचते हैं कि अगर प्राइम नंबर p जो है ना, अगर प्राइम p जो है वो ऑड हो, अगर वो क्या हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर p क्या हो, ऑड नंबर हो, तब क्या होगा, तब a की वैल्यू क्या होगी, सोचो। अगर p ऑड है तो p का क्यूब भी ऑड होगा, p स्क्वायर भी ऑड होगा, p भी ऑड होगा और 11 भी ऑड है। 4 ऑड नंबर्स का सम क्या आएगा, इवन। तो a तो हो जाएगा इवन साहब, और b कैसा हो जाएगा, b जो है वो p स्क्वायर प्लस 1 है। p अगर ऑड है तो p का स्क्वायर भी ऑड होगा, ऑड प्लस 1 करेंगे तो कैसा आएगा, इवन, तो b भी इवन आएगा। देन d कैन नॉट बी 1 इन दिस केस, इस केस में कभी भी d का वैल्यू 1 नहीं हो सकता ना। अच्छा, अब दूसरी बात, इफ प्राइम p जो है वो कितना हो जाए, 2 हो जाए। प्राइम नंबर p अगर या तो ऑड होगा या इवन होगा, ऑड वाले केसेस मैंने निपटा दिया, और इवन प्राइम नंबर इवन कब होता है, जब p का वैल्यू 2 होता है, ओनली केस। तो p का वैल्यू 2 डाला तो ये इंप्लाई करेगा a की वैल्यू क्या आएगी, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4,
+2, 8 और 4 12 और 2 14, 14 और 11 25 हो जाएगा। और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। तो उस सिचुएशन में d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 और 5 का GCD कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। देन d कैन नॉट बी इक्वल टू 1 इन दिस केस 2, ठीक है ना। यानी आपको ये बात पता चल गई कि d इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। d कभी भी 1 नहीं हो पाएगा, है ना। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही ऐसा दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन ही, जिसमें d का वैल्यू 1 नहीं है, है ना। बाकी d की वैल्यू 2 5 10 आ रही है ना। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ d में 1 नहीं आएगा, ये बात आप श्योर हो। और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको अगर चेक करना हो तो आप ये चेक करिए कि p इक्वल टू अगर अपन 3 डालें तो क्या होगा, है ना, और p इक्वल टू 5 डालें तो क्या होगा, है ना। तो p इक्वल टू 3 आप डालेंगे ना, तो a का वैल्यू कितना आएगा, 27 और 9 36 और 3 39 और 11 50। b का वैल्यू कितना आएगा, 9 और 1 10। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 और 10 का GCD 10 होता है ना। और अगर 5 डालेंगे तो 125 और 25 150 और 5 155 और 156 और 166। तो इसमें a का वैल्यू 166 आएगा और b का वैल्यू कितना आएगा, इसमें 5 डालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 + 1 26। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 ही आएगा ना, 2 ही आएगा। तो d का वैल्यू 2 आ सकता है, 10 आ सकता है, 5 आ सकता है ना। तीनों पॉसिबल है, 1 पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया। होप सो आपको समझ में आया होगा। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ISI 2018 क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन, है ना। क्या कहता है ये क्वेश्चन, आपको आवाज आ रही है, हेलो 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 हेलो। चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स a सच दैट a² - 16a + 67 इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज, है ना। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, वैल्यूज ऑफ a बतानी है, a की उन सारी वैल्यूज का सम बताना है जो नेचुरल नंबर हो और जिनके लिए ये क्वांटिटी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना। करते हैं सॉल्व। ये परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन अपन ने बहुत किए हैं वैसे, है ना। अगर आप ओलंपियाड वाला चैनल देखते हो तो परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन तो बतेरे किए हैं अपन ने ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। डे 1 पे ही परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन में अपन मान लेते हैं कि ये जो चीज है ना, a² - 16a प्लस में 67, है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर m² के बराबर है ना, ठीक है ना। वेयर m बिलोंग करता है किसमें से, इंटीजर्स में से, है ना। तो भाई सुनो, इसको ध्यान से समझो, ये क्वांटिटी क्या है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ मिल जाता है तो अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो a² - 16a को 2 × 8a, 2 × a × 8 और प्लस में 8 का स्क्वायर जोड़ भी लेते हैं, घटा भी लेते हैं, प्लस में 67 दैट इज इक्वल टू m² लिख देते हैं। यही करते हैं ना साहब, यही करते हैं ना, सच बोल, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आगे भाई, आगे ये करेंगे, ये 3 टर्म्स विल मेक अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज नोन एज a - 8 का होल स्क्वायर। -8 का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर 64 प्लस में 67, तो ये सिंप्लीफाई होकर प्लस का 3 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू m², ठीक है ना साहब। अब मैं से सोचता हूँ यार, छोटी सी बात, क्या सोचता हूँ, बहुत छोटी सी बात सोचता हूँ, ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, लिख देता हूँ भाई, ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है दुनिया में, है ना, ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर दुनिया में है जिसमें 3 ऐड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सोचो, ठीक है, ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें 3 ऐड करें तो फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक बच्चा कहेगा सर ऐसा तो सिर्फ एक ही है, कौन, 1 में 3 ऐड करोगे तो 4 बनता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। उसके अलावा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर सोचो, क्योंकि हमें पता है 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना, उनमें गैप होता है 2n+1 का, में 2n+1 का गैप होता है, ठीक है, n² और n+1 के होल स्क्वायर में 2n+1 का गैप होता है ना।
तो 2n+1 के उस गैप को आप जब 3 के बराबर करोगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा -1, n का डिवाइड, तो n का वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी ये वाली चीज़ जो है ना वो 1 का स्क्वायर होनी चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट a-8 का होल स्क्वायर जो है ना दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, और कोई चॉइस नहीं है इसके पास में। तो a-8 का होल स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो a-8 जो होगा वो +-1 के बराबर होगा। तो a बराबर हो जाएगा +-1 माइनस का 8 हो जाएगा +8। तो जब प्लस का 1 लोगे तो +1 + 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 9, और -1 + 8 लोगे तो बचेगा 7। तो उसने बोला था सम ऑफ ऑल वैल्यूज क्या हो जाएगा, ए की सारी वैल्यूज का सम क्या हो जाएगा। तो भाई ऐड किया 9 और 7 को तो आंसर 16 आ गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। होप सो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कह रहे हैं साहब, क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये कह रहा है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए dn जो है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ n है। dn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। जैसे d6 जो है वो 4 है, क्यों, क्योंकि डिवाइजर्स ऑफ 6 देखोगे ना आप, डिवाइजर्स ऑफ 6 देखोगे कि 6 में कौन कौन से नंबर का डिवाइड जाता है। तो 6 में 1 का डिवाइड जाता है, 6 में 2 का डिवाइड जाता है, 6 में 3 का डिवाइड जाता है और 6 में 6 का डिवाइड जाता है। तो 6 के कितने डिवाइजर हुए, 1 2 3 और 4, 4 डिवाइजर हुए। दैट्स वाई d6 कितना आया, 4 आया, ठीक है। सॉरी माफ करना बोर्ड ठीक है साहब। तो डिवाइजर ऑफ 6 अगर सोचें तो 4 आएगा, क्यों, क्योंकि 6 में 4 लोगों का, 4 नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का डिवाइड जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन अब यहां से शुरू होगा, है ना, ठीक है। यहां से फाइंड द नंबर ऑफ n लेस देन इक्वल टू 60। हमें नंबर ऑफ नंबर्स बताना है जो कि 60 से छोटे हों, सच दैट d ऑफ n 6 के बराबर हो, ठीक है ना। यानी हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, कि 60 या उससे छोटे ठीक है, कितने नंबर्स, ठीक है, 60 या उससे लेसर कितने नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली कितने डिवाइजर्स हैं, 6 डिवाइजर्स हैं। 60 या उससे लेसर कितने ऐसे नंबर्स हैं भाई जिनके एग्जैक्टली 6 डिवाइजर होते हैं, ये हमें पता करना है। तो आपने जब नंबर थ्योरेटिक फंक्शन कभी ना कभी पढ़ा होगा तो आपने सीखा होगा कि जो dn होता है ना वो n के प्राइम फैक्टराइजेशन पे डिपेंड करता है ना। तो सॉल्यूशन में हम बोलेंगे देयर विल बी 2 केसेस, है ना, देयर विल बी 2 केसेस, 2 केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। पहला केस 1, अगर अपना नेचुरल नंबर n जो है वो p² इंटू q फॉर्मेट का हो, वेयर p एंड q आर प्राइम, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ठीक है ना। क्योंकि इस सिचुएशन में dn जब अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, dn आएगा कि p की पावर 2 है तो उसको यूज करने के तरीके 2 + 1, q की पावर 1 है तो उसको यूज करने के तरीके 1 + 1, तो 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2, 3 दूनी 6 हो जाता है। तो जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स 6 आता है ना वो या तो 6 ऐसे आ सकता है कि अगर नंबर कौन से फॉर्मेट का हो, नंबर p² इंटू q फॉर्मेट का। और दूसरा क्या केस पॉसिबल है, दूसरा केस पॉसिबल है इफ n इज इक्वल टू कोई प्राइम नंबर की पावर 5 हो, तो पावर अगर 5 है तो उससे एक ज्यादा तरीके से उसको यूज करेंगे तो 5 + 1 6 तरीके हो जाएंगे। तो d ऑफ n जो होगा वो 5 + 1 यानी 6 हो जाएंगे डिवाइजर्स, है ना। अच्छा, आप सोचना चाहो तो इसके डिवाइजर्स में लिख देता हूं 1p p² p³ p⁴ p⁵, ये 6 डिवाइजर हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 डिवाइजर हो गए। उधर आप चाहें तो मैं डिवाइजर लिख देता हूं 1p p² q और pq और p² q, 1 2 3 4 5 6, है ना, ठीक है। ये 6 डिवाइजर यहाँ पे, ये 6 डिवाइजर यहाँ पे। अब हमें सोचना है कि n 60 से छोटा रहना चाहिए, तो अपन को p और q को क्या कैसे चूज करना है ना, ठीक है ना। तो
इफ, है ना, p इक्वल्स टू 2 हो जाए मान लो, है ना, देन q कैन बी, क्या क्या हो सकता है, q कैन बी, q क्या क्या हो सकता है भाई, q कैन बी, q हो सकता है भाई यहाँ लिख देता हूं, q बिलोंग्स टू क्या क्या होगा, अगर p का वैल्यू 2 है तो q क्या क्या हो सकता है, सोचते हैं ना। तो भाई q, ऐसा सोचो आप कि n जो है ना वो 2 स्क्वायर इंटू q की वैल्यू रख रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो q का वैल्यू आप हो सकता है 3 रखो तो बन जाएगा 12। अगर आप 5 रखो नेक्स्ट प्राइम तो हो जाएगा 4 पंजे 20। अगर आप 7 रखोगे, क्योंकि प्राइम ही रखना है q का वैल्यू, है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 तो हो जाएगा 28। अगर आप 11 रखते हो तो हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 11 यानी 44। और अगर आप 13 रखोगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 13 विच इज़ 52। और 13 के बाद में आता है नेक्स्ट प्राइम 17। अगर आप 17 लेते हो तो 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 17 ये हो जाता है 68, जो कि 60 से बड़ा हो जाता है, जो कि अपन नहीं ले सकते। तो हम जो वैल्यूज़ ले सकते हैं वो यही वैल्यूज़ है ना। ये पहली चीज़ हो गई, है ना। दूसरी चीज़ इफ़, है ना, ये तो पहली बात हो गई ना। दूसरी बात, इफ p इक्वल्स टू 3 तो q किस में से बिलोंग करेगा, q का वैल्यू 5 हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे सोचो n का वैल्यू जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 यानी 45, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 कितना होता है, 9 7 63, जो कि 60 से बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे अपन ना। तो q का वैल्यू 5 ही ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक ये 6 हो गए, है ना। और अगर मैं थर्ड केस लेता हूं, इफ p इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अच्छा अपन थोड़ा उल्टा नहीं सोच रहे ना, थोड़ा उल्टा नहीं सोच रहे, थोड़ा उल्टा और सोचना चाहिए ना। वेट फॉर अ सेकेंड। जिस दिन मैं ये बोल रहा हूं कि सॉरी टू इंटरप्ट, जिस दिन मैं ये बोल रहा हूं कि p का वैल्यू 3 हो जाए, उस दिन q का वैल्यू तो 2 हो ही सकता है ना, क्योंकि नंबर तो अलग मिलेगा। 3 का स्क्वायर इंटू 2 रखें तो 18 हो जाएगा, है ना, नंबर पहला। और अगर मैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 तो नहीं ले सकता, 5 लूंगा तो 45 हो जाएगा ना। तो 2 और 5 ले सकता हूं मैं यहाँ पे ना। और अगर थर्ड केस की बात करूं मैं कि इफ p इक्वल्स टू 5 तो q क्या क्या हो सकता है, q का वैल्यू 2 और 3 तो हो ही सकता है ना, क्योंकि n इक्वल टू नहीं 3 नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि n इक्वल टू जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, और 3 रख दूंगा तो 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, जो कि 60 से बड़ा हो जाएगा। तो q का वैल्यू 2 ही हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 केस हो गए। अगर मैं चौथा लूँ, अगर मान लो मैं p का वैल्यू 7 लूँ तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, और उसके मल्टीप्लाई में कोई भी प्राइम नंबर मरे हाल में 2 भी रखूंगा तो 60 से बड़ा ही मिलेगा, जो कि हम नहीं सोचते हैं कि p की वैल्यू अपन 2 3 5 ही रख सकते हैं। अब इस केस पे आ जाते हैं, अगर हम p की पावर 5 लेते हैं तो उस सिचुएशन में p क्या है, p इज प्राइम, है ना। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैं p का वैल्यू 2 रखूं तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 जो कि 32 हो जाएगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 60 है, चलेगा, ठीक है। लेस देन 60 है, सॉरी, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 60 है, चलेगा ना। अगर मैं p का वैल्यू 3 ले लूं तो n इक्वल्स टू 3 की पावर 5 हो जाएगा, जो कि 243 होता है ना, जो कि नहीं चलेगा, है ना। तो इस केस को हटा ही देते हैं। सो ओनली केस हियर इज p इक्वल टू 2। तो हमारे कितने नंबर्स बने जो कि 60 है उससे छोटे हैं, और उनके नंबर ऑफ डिवाइजर्स 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, है ना। तो ये पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ n, है ना। सो 9 numbers are there for which dn is equal to 6 and dn equals to 6 and each less than equal to 60, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। होप्स आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं ना।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या लगता है यार, ये होमवर्क दे दें क्या? CMI 2023 का लल्लू सवाल है, लल्लू सवाल है भाई, ये तो होमवर्क ही बनता है, होमवर्क ही ले लो यार, ये तो आसान सवाल है, करिएगा होमवर्क में ना। कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने वैसे, मैं देख लेता हूँ। चलो ये होमवर्क में करिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन दिस वन, इंटीजर सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन। अब देखो यार, क्योंकि इस इक्वेशन का हमें इंटीजर सोल्यूशन निकालना है, तो बेसिकली इस इक्वेशन को हम डायोफेंटाइन इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो कभी कोई डायोफेंटाइन इक्वेशन बोले तो आपको ऐसा नहीं सोचना है क्या है ये, है ना। अभी ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में वाई दैट इज इक्वल टू 2021, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, उनमें एक ऑप्शन 0 भी दिख रहा है मेरे को, यानी ऐसा हो सकता है कि इसका कोई इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना भी करे, है ना। तो अगर इसका कोई सॉल्यूशन, इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना भी करे, इस केस को सोचें, है ना, तो क्या सोचें, कैसे सोचें। तो इसको करने के दो तरीके हैं भाई। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं ना इसको शो करने के या सॉल्व करने के ना। पहला तरीका मेथड 1, है ना। मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 कहता है कि मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूं इसका ना। क्या बना लूं? परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, है ना। अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लूं तो क्या ये बन जाएगा? सोचो क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो शायद थोड़ी दिक्कत आए ना। तो मेथड 1 या 2 ना करके इसको डायरेक्टली वैसे ही सोचते हैं कि किसी हालात में क्योंकि इंटीजर सॉल्यूशन निकालने हैं, है ना, यहां पर x एंड y आर इंटीजर्स, राइट, ठीक है ना साहब। तो अपन लेट कर लेते हैं कि x में से अगर y माइनस करेंगे तो अपना कोई a आ जाएगा ना, ठीक है ना, वेयर a इज इंटीजर, ऐसा मान लेते हैं ना। ऐसा मैंने लेट कर लिया कि x माइनस वाई जो है वो a है, यानी मैं चाहूं तो x को रिप्लेस कर सकता हूं a प्लस वाई से। अगर जरूरत पड़े तो मैं x को a प्लस वाई से क्या कर सकता हूँ? रिप्लेस कर सकता हूँ। और उसका कारण सिर्फ ये है, x माइनस वाई जो दिख रहा है ना, ये x माइनस वाई है ना, इसको रिप्लेस करना है। तो x की जगह पे a प्लस वाई लिखा भाई, है ना। तो ये इंप्लाई करेगा कि x की जगह पे a प्लस वाई उसका होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में x माइनस वाई की जगह पे a दैट इज इक्वल टू 2021। अब क्या करें? a प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ay और प्लस में y स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर और प्लस में a दैट इज इक्वल टू 2021। अब मैं तो सोचता हूँ यार कि y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर और प्लस में कितना है? 2ay, है ना। और a स्क्वायर प्लस a जो है उसको साथ में लिख दिया, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? 2021। अब मैंने पता क्या सोचा कि यहां पर 2y स्क्वायर प्लस में 2ay और प्लस में a स्क्वायर प्लस a में से a कॉमन लेंगे तो a प्लस 1 बचेगा ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू 2021। अब साधारण भाषा में मैंने एक बात लिखी कि यार ये 2y स्क्वायर जो है ना, ये हमेशा क्या होगा? इवन होगा। ये जो 2ay होगा ये भी हमेशा क्या होगा? इवन होगा, क्योंकि दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं। और a इंटू a प्लस 1 ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, क्योंकि a को आपने इंटीजर बोला है, तो a और a प्लस 1 का प्रोडक्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, ये भी हमेशा क्या होगा? इवन होगा। और RHS के बारे में देखा जाए तो RHS है ऑड, ठीक है ना। तो पेरिटी लगाई और पेरिटी लगा के मैंने बोला हियर LHS इज इवन बट RHS is odd, which implies that LHS तो इवन है, RHS कैसा है? ऑड है। तो अगर x और y इंटीजर्स हैं तो LHS और RHS की पेरिटी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, which implies that कि पेरिटी सेम नहीं है। That means there are no solution for x and for integer x and y। तो भाई एक्चुअली में इसका कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे ना। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 0। सो
number of integer solutions, number of all integer solutions that is equal to 0, that is equal to 0. होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. बढ़ते हैं साहब आगे. एक बड़े सवाल. सी दिस क्वेश्चन गाइस, ISI 2016 का सवाल है. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है लेट P, Q बी प्राइम्स एंड A, B इंटीजर्स. P, Q, P और Q क्या है? प्राइम नंबर्स हैं एंड A, B भी इंटीजर्स हैं. ठीक है. इफ PA इज डिवाइडेड बाय Q then remainder is 1 and if QB is divided by P also the remainder is 1. ठीक है. The remainder when PA plus QB is divided by PQ, ये हमें बताना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा तमीज से लिख लेते हैं. P और Q प्राइम्स है. ठीक है. सॉल्यूशन में लिखते हैं P, Q belongs to primes. ठीक है. A, B belongs to integers. और क्या कह रहे हैं? PA is divided by Q, remainder is 1. PA में अगर डिवाइड करता मैं Q से तो रिमाइंडर 1 आ जाता. ठीक है. यानी शुद्ध भाषा में मैं ये बोल सकता हूं कि Q जो है वो डिवाइड करता है PA माइनस 1 को. भाई रिमाइंडर 1 आ रहा था ना, PA में जब Q का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ रहा था. अगर मैं ये 1 इस PA में से माइनस कर दूं पहले ही तो जो बचेगा वो Q से डिविजिबल होगा, है ना. और उसने बोला कि QB इज डिवाइडेड बाय P देन ऑल्सो रिमाइंडर इज 1. QB में अगर डिवाइड करें P से तो भी रिमाइंडर कितना आया था? 1 आया था. ठीक है ना. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं QB में से 1 माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो P से डिविजिबल होगा, है ना. बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है. तो आगे क्वेश्चन कह रहा है रिमाइंडर व्हेन PA प्लस QB इज डिवाइडेड बाय PQ. PA प्लस QB में अगर मैं PQ से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. कैसे सॉल्व करें इसको? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं साहब. ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. ध्यान से समझना भाई, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है. तो देखो यार, Q डिवाइड करता है PA को, सॉरी PA माइनस 1 को, है ना. तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं कि Q डिवाइड कर रहा है PA माइनस 1 को एंड Q जो है वो Q के किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, यानी QB को भी डिवाइड करेगा, है ना. तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा. तो Q डिवाइड करेगा साहब किसको? PA प्लस QB माइनस 1 को भी, है ना. बोल सकते हैं क्या? सोचो, अगर Q इसको डिवाइड कर रहा है और आप ये जानते हो कि Q को तो डिवाइड करता है और Q के किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करता है, तो Q QB को भी डिवाइड करता है. तो Q डिवाइड करता है इसको एंड Q डिवाइड करता है इसको, तो दोनों के सम को भी Q डिवाइड करेगा. क्लियर? लिख दिया. आगे P डिवाइड करता है अपना QB माइनस 1 को एंड आप जानते हैं कि P डिवाइड करता है P के किसी भी मल्टीपल यानी PA को, है ना. तो दोनों को जोड़ देते हैं. तो P डिवाइड करेगा QB प्लस PA माइनस 1 को, या थोड़ा तमीज से लिखें तो PA को पहले, QB को बाद में और माइनस में 1. तो P डिवाइड करता है PA प्लस QB माइनस 1 को, QB डिवाइड करता है PA प्लस QB माइनस 1 को. ठीक है. अगली बात, इफ P इक्वल्स टू Q, क्या लगता है अगर P और Q बराबर हो? सोचो, अगर P और Q बराबर हो तो मैं जिस दिन PA में डिवाइड करूं Q का तो रिमाइंडर 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. अगर Q और P बराबर हैं तो PA में जब Q का डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा था, इसका मतलब P और Q बराबर नहीं है, है ना. यानी हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं एज P इज नॉट इक्वल टू Q. P जो है वो Q के बराबर नहीं है, तो ये इंप्लाई करता है, और P और Q दोनों प्राइम्स हैं, तो ये इंप्लाई करता है कि GCD जो है P और Q का वो 1 है. यानी P और Q एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर्स हैं. क्या है? को प्राइम नंबर्स. जैसे मैं बोलूं कि 2 जो है वो डिवाइड करता है 18 को एंड 3 जो है वो भी डिवाइड करता है 18 को, और 2 और 3 का GCD कितना है? 1 है. दोनों का आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो ये इंप्लाई करता है कि 2 और 3 का जो प्रोडक्ट होगा ना, विच इज इक्वल टू 6, वो 6 जो है वो डिवाइड करेगा किसको? 18 को. ठीक है ना, क्योंकि
P और Q का GCD कितना है 1 है, तो ये इंप्लाई करेगा कि P और Q का प्रोडक्ट जो होगा वो डिवाइड करेगा इन बेसिकली इस चीज को जो यहाँ पे लिखा हुआ है PA प्लस QB माइनस 1 को। ठीक है, ठीक है, लिख दिया साहब। अगर PQ डिवाइड करता है इस क्वांटिटी को, तो इसी बात को लिखने का एक और तरीका होता है कि PA प्लस QB माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड PQ, ऐसा बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। और अगर ऐसा बोल दिया तो समझो आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया कि ये -1 उठ के इधर आ गया प्लस का 1, तो हम बोल सकते हैं कि PA प्लस QB दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड PQ। और अगर ऐसा बोल देंगे तो इट इम्प्लाइज दैट व्हेन PA प्लस QB इज डिवाइडेड बाय PQ, तो रिमाइंडर क्या आएगा, देन रिमाइंडर विल बी क्या होगा, कितना हो जाएगा भाई, रिमाइंडर विल बी 1 हो जाएगा साहब। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, बढ़िया सवाल यार, है ना, बढ़ते हैं आगे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सी दिस क्वेश्चन, ISI 2014 का सवाल। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन कह रहा है लेट P बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, P be the set of all numbers obtained by multiplying 5 distinct integers between 1 and 100। P जो है वो set of all numbers obtained by multiplying 5 distinct integers between 1 and 100। 1 से 100 के बीच में कोई भी 5 नंबर उठाओ, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो P है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर n सच दैट 2 to the power n डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ P। ठीक है ना, 2 to the power n में n की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। n की क्या बतानी, लार्जेस्ट वैल्यू, ताकि एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्स जो P में बैठे हैं उनको कौन डिवाइड कर सके, 2 to the power n डिवाइड कर सके। n की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए ना। तो मैं यार सोचता हूं कि पावर्स, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट चाहिए, तो नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 which are having largest powers of 2 in their prime factorization, ठीक है ना। Numbers from 1 to 100 which are having largest powers of 2 in their prime factorization can be written in कौन से ऑर्डर, पावर्स का कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग या असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, ऑर्डर एज, सोचो 1 और 100 के बीच में 2 की सबसे ज्यादा पावर रखने वाला नंबर कौन होगा। तो मैं बताता हूं, 2 की पावर 1 तो 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 जो होता है वो 16, 2 की पावर 5 जो होता है वो 32, 2 की पावर 5 जो होता है वो 32, 2 की पावर 6 जो होता है वो 64, और 2 की पावर 7 जो होता है, 2 की पावर 7 जो होता है वो 128 होता है। तो 2 की पावर 7 या उससे ज्यादा वाली पावर्स जो होंगी ना, वो तो 100 के दायरे से, एक से 100 के बीच के बाहर हो जाएगी, है ना। तो हमें यहां तक की पावर सोचनी होगी, है ना, ऊपर से 2 की पावर 6 तक। तो सबसे बड़ा 2 की पावर रखने वाला, सबसे बड़ा 2 की पावर रखने वाला, है ना, जो नंबर होगा वो 2 की पावर 6 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगा 64, जिसमें 2 की पावर 6 होती है, और 2 की पावर 6 सिर्फ 64 में आती है। 64 का कोई भी ऐसा मल्टीपल है नहीं जो 1 और 100 के बीच में आता हो 64 के अलावा, है ना। फिर 64 के बाद में अगला जो नंबर होगा वो होगा 2 की पावर 5 का मल्टीपल। 2 की पावर 5 के मल्टीपल्स में क्या होंगे, 32 हो सकता है और 96 हो सकता है, क्योंकि 32 के 3 ही मल्टीपल हैं जो 1 और 100 के बीच में आते हैं, 32 64 और 96, है ना। ठीक है,
फिर 2 की पावर 5 वाले हो गए, फिर 2 की पावर 4 वाले देखते हैं 16 के मल्टीपल होंगे, तो 16 के मल्टीपल्स में 16 हो सकता है, 32 आ गया, 48 हो सकता है, फिर 64 आ गया, फिर 80 हो सकता है, और फिर 96 आ गया, है ना। अच्छा, इसके बाद में और भी नंबर्स आएंगे, लेकिन मुझे कोई भी 5 चूज करने हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन करना है ना। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 to the power n divides at least one element of p, है ना। p के कोई एक एलिमेंट को, एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट को डिवाइड कर दे, तो कोई एटलीस्ट कोई एक ही अगर बात करें तो सिर्फ बड़े बड़े 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बड़े बड़े 5 नंबर हो गया ना, जिनमें 2 की पावर ज्यादा आ रही है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी, 6, है ना। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 6, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 5, फिर 96 में 5, फिर 16 में 4 और 48 में 4, तो ये हो जाएगी 4 4 8, 8 और 10 18, 18 से 24, तो भाई 24 हो जाएगी n की लार्जेस्ट वैल्यू। तो अपना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ठीक है साहब, ठीक है। चलिए साहब, इसके बाद में आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, CMI 2016 का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, आप सॉल्व कर सकते हैं ये सवाल, ठीक है। इसके बाद में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, सॉल्व करिएगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। इसके बाद में आप एक ये सवाल और सॉल्व कर लीजिएगा, ISI 2014, बहुत ही प्यारा सवाल है। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस में मज़ा आया होगा। इस PYQ सीरीज में आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। कुछ और इनपुट्स हैं आप दे सकते हैं इस क्लास के लिए, इस लेक्चर के लिए, इस सेशन के लिए। इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय एवरीवन।